गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। पेपर में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अगर वाकई में आपने सही तरीके से पेपर किया है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो अभी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये प्रॉब्लमेटिक समय चल रहा है, जिसमें हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। और पिछला सप्ताह जो अपना है वो सब एग्जामिनेशन में चला गया, तो अभी इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जो यूनिट नंबर 4 था, ठीक है, यूनिट नंबर जो 4 था उस पर ही डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम लोगों ने जो स्टार्टिंग का पार्ट है उस पर डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो एक बार क्विक रिवाइज करें कि एक्चुअल में हमने इसमें पढ़ क्या लिया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पर डिस्कशन किया था। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है और कैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा जल्दी से हम आगे बढ़ाएं और जहाँ से हमें स्टार्ट करना था, ठीक है, जहाँ से हमारी आज की क्लास स्टार्ट होनी थी, हम वहीं चलते हैं। हमें एक्चुअल में पढ़ना था अभी इसमें हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ को, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले क्वेश्चन दिमाग में यही जाता है कि सर ये हाफ लाइफ कहते किसे हैं, क्या होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आप कहोगे अरे जो पूरी लाइफ होती है उसका आधा कर दो तो हाफ लाइफ हो गई उसकी, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी भी रिएक्शन का कंप्लीट लाइफ टाइम मीनिंगलेस होता है। कोई भी एक रिएक्शन है, चाहे वो रेडियो एक्टिव डिके हो या कोई भी रिएक्शन हो, उसका जो कंप्लीट लाइफ टाइम है वो मीनिंगलेस होता है। एक्चुअल में इसका कारण क्या है, चलो हम एक कॉमन एग्जांपल देते हैं आपको। माना कि 4 स्टूडेंट हैं, उन 4 स्टूडेंट के 2 ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट हैं, दूसरे ग्रुप में 2 स्टूडेंट हैं। अब आपको एक टास्क दिया गया, माना कि आप उदयगिरी सीनियर के स्टूडेंट हैं और आपको टास्क दिया गया कि अपने हाउस की एक पानी की टंकी है 1000 लीटर की, ये काफ़ी दिनों से अभी भरी पड़ी रही क्योंकि हम लोग कैंपस में थे नहीं, अब उसको साफ़ करना है। तो पहले ग्रुप से कहा गया ये 1000 लीटर भरी हुई, इसमें से 500 लीटर पानी निकाल के आप बाहर फेंक दो। और दूसरे ग्रुप से कहा जाए कि 500 लीटर पानी आप निकाल के फेंक दो और इसको साफ़ कर दो। तो ज़रा सोचिए, क्या दोनों को जो टास्क दिया गया है उसके लिए उन्हें एक जैसा टाइम लगेगा? ध्यान दीजिएगा ज़रा, क्या एक जैसा टाइम लगेगा? पहले ग्रुप में 2 स्टूडेंट हैं, सपोजेड एक स्टूडेंट ने जल्दी जल्दी बकेट को भरा और दूसरे ने उसको फेंकना शुरू किया, जल्दी जल्दी फेंक दिया, आधा खाली कर दी, उन्होंने कहा सर हमारा काम हो गया। इसके बाद दूसरा ग्रुप आया, उसने भी यही करना शुरू किया, बाल्टी से पानी भरना शुरू किया, ठीक है भरा। उसके बाद स्थिति ऐसी आ गई कि बाल्टी से पानी नहीं भर पा रहे थे, वो कम रह गया पानी। तो फिर उन्होंने क्या किया, मग से पानी भरना शुरू किया। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि मग से भी पानी नहीं आ रहा था उसमें, फिर उन्होंने माना कि गिलास लिया, उससे पानी भरा। समझते जाइए आप, उनका टाइमिंग देखिए। वो तो पहला ग्रुप तो आगे बड़ी बड़ी बकेट से भर के फेंक के चला गया, उसके बाद गिलास में भी पानी आना बंद हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गंदगी से रह गई, तो उन्होंने कहा कपड़ा लो, अब कपड़े से इसको भर भर के निचोड़ के वो बाहर फेंको। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या पहले ग्रुप के द्वारा लगा हुआ टाइम और दूसरे ग्रुप के द्वारा लगा हुआ टाइम एक जैसा होगा? क्या एक जैसा टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो बस अब यहाँ हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर इसी बात को एक्सप्लेन करें तो इसमें ये होगा, ध्यान सुनिएगा, इसमें ये होगा कि एक्चुअल में द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। व्हेन आफ्टर सम टाइम वी नो दैट
the concentration of reactant decreases, hence the rate of reaction also decreases. When rate of reaction decreases, then the rate of reaction is slow. जब रेट घटती जाएगी तो रिएक्शन की रेट स्लो होती जाएगी. जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते जाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी. जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाने से उसकी जो रेट है वो भी कम होती जाएगी. और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब कंसंट्रेशन बहुत कम बचेगी रिएक्टेंट की, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन की रेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी और उसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा. समझ रहे हो ना? इनफाइनाइट टाइम लगेगा. इसीलिए किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम देखा जाता है, कंप्लीट लाइफ टाइम नहीं. अब हाफ लाइफ टाइम क्या है? तो एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाए. समझ रहे हो ना? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, तो एक टाइम के बाद जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाएगी, आधी रह जाएगी, तो उसको बोलने लगेंगे हाफ लाइफ टाइम. या फिर इसी को अगर हम कहें, ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, एक ऐसा टाइम जिसमें कि आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम हाफ लाइफ टाइम. तो क्या लिखा है इसमें? द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन. 1/2, समझ रहे हो ना? 1/2 of its initial concentration, और इट इज रिप्रेजेंटेड एट टी हाफ. टी और सफिक्स में 1/2 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा हाफ लाइफ है. अब हम पढ़ रहे हैं इसमें हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन. हमारे सिलेबस में 2 पढ़ रहे हैं हम लोग कंटिन्यू, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर. तो यहाँ पर जो हमारा जीरो ऑर्डर है उस पर अगर हम डिस्कशन करें तो लिखा है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन. ए जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट है K = R0 - R/T. ठीक है, यहाँ R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, R है आफ्टर टी टाइम. अब उन्होंने कहा एट टी, जब टाइम अगर हमारा टी हाफ हो जाए, जो टाइम है वो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ टाइम हो जाए, तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या रह जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी. तो इसलिए R = क्या हो गया? 1/2 R0. समझ रहे हो ना? क्योंकि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट के अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाती है. तो now put the value of T and R. तो द रेट कांस्टेंट T हाफ बिकम क्या हो जाएगा? K = R0 माइनस R की जगह क्या रख दिया? 1/2 R0 और T की जगह T हाफ कर दिया. तो T हाफ इक्वल टू क्या हो गया? R0/2K या R0 प्रोनाउंसिएशन जो भी आप करें उसको /2K. सो क्या कहा गया इसमें? देखो जरा स्टेटमेंट क्या है. इट इज़ क्लियर दैट T हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन. जो टी हाफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट. देखो आप K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है और R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है. तो ये आ गया हमारा किसके लिए? हाफ लाइफ टाइम फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो रेट कांस्टेंट हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी? K = 2.303/T log R0 माइनस R0/R इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन. फिर वही बात, अगर टी हाफ हो जाता है हमारा तो R क्या हो जाएगा? R0/2, दैट मीन 1/2 R0, आधी रह जाती है. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ T एंड R. सो K = T की जगह T हाफ आ गया और आपका R जो था उसकी जगह आ गया R0/2. ये log 2 हो गया. मैथमेटिकल है सिंपल. log 2 की वैल्यू 0.3010, ये वैल्यू पुट कर दी तो T हाफ = हो गया 0.693/K. इट इज क्लियर दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम डज नॉट डिपेंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. देखो जरा इसमें क्या इनिशियल कंसंट्रेशन आई जैसे कि हमारी जीरो ऑर्डर में थी. अगर हम जीरो ऑर्डर को लेके आए आपके सामने, देखो जीरो ऑर्डर में क्या था? टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल हो रहा था? आप देखो R0,
ठीक है। लेकिन अगर अभी हमने बात की फर्स्ट ऑर्डर, अगर हमने आपसे बात की फर्स्ट ऑर्डर को लेकर के, तो जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ, इसको देखो आप, 10 फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज कॉन्स्टेंट, दैट इज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज डिपेंड नहीं करता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाइए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होती है? स्यूडो मतलब होता है छल, छलावा, धोखा, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, ध्यान सुनिएगा, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो देखने में सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या मतलब एक्सेट्रा अलग दिखाई देती हैं, लेकिन एक्चुअल में होती वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। जरा हम डेफिनेशन को देखें, जरा इसमें क्या लिखा है। रिएक्शंस देखें, रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस रिएक्शंस बिकम दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वाकई में होती नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में लिखा उसने कि रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस रिएक्शंस बिकम दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हो जाता है, जैसे हम आपको बताते हैं, कभी कभी किसी रिएक्शन में जो वाटर है वो रिएक्टेंट की तरह इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर वो वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो अगर, तो हम जानते हैं कि जो सॉल्वेंट है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट लार्ज एक्सेस अमाउंट में रहता है, और जब वो एक्सेस अमाउंट में रहता है तो ड्यूरिंग द रिएक्शन उसकी कॉन्सेंट्रेशन में मेजरेबल चेंजेस नहीं आते, जानने लायक चेंजेस, जानने लायक परिवर्तन नहीं आते। दैट मीन वो रिएक्शन की रेट को डिसाइड नहीं करता, ठीक है। तो लिखा है फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो आप देख रहे हो यहाँ पर जो एस्टर है उसका कंसंट्रेशन 0. जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन 10 मोल है, ठीक है। और आफ्टर टी टाइम ये 0.01 से 0 हो गया और ये 9.9 हुआ, मतलब कितनी चेंजेज आई इसमें, ठीक। वैसे हम आपको एग्जांपल दें कि एक 500 लीटर की टैंक में से पानी की टंकी है, उसमें से अगर 1 स्पून ऑफ वाटर आप ले आओ, तो क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्लियरली कि इस टंकी में से 1 चम्मच पानी किसी दूसरे हाउस में कोई बच्चा ले गया हमारे हाउस से? कैन इट्स पॉसिबल? नहीं, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है। तो ऐसे ही जब किसी रिएक्शन में वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा तो वो एक्सेस अमाउंट में होगा, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंजेज नहीं होंगे। तो देखने में तो हमें बाईमॉलिक्यूलर दिखाई दे रही है रिएक्शन, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हो ये रहा है कि इसमें जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन अप्रॉक्स कांस्टेंट है, 10 से 9.9 हुआ, ठीक है, ज़्यादा चेंजेज नहीं आए, इसलिए ये रिएक्शन की रेट को डिसाइड नहीं करेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखा है फ्रॉम दिस रिएक्शन द रेट एक्सप्रेस शुड बी R equal to K ester or H2O since hydrolysis take place in the excess of H2O and concentration change of H2O is negligible practically। तो इसका मतलब ये H2O की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल चेंज है तो वो कांस्टेंट हो गया, एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, तो बस केवल क्या रह जाएगा, देयरफॉर R equal to K स्टार, मतलब K को इसको इन दोनों को, क्योंकि क्या है ये H2O भी कांस्टेंट हो गया, K तो कांस्टेंट था, और कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, एक नया कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो वो इस तरीके से एक नया कांस्टेंट आ गया, उसको हमने एक नया वैल्यू दे दी, ठीक है। चलिए इसके बाद आओ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंटीग्रेटेड मेथड क्या कह दिया इसमें, द इक्वेशन विच गिव ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ K डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ग्राफिकल मेथड द डाटा आर प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सो एज टू यील्ड ए स्ट्रेट लाइन slope give the value of rate constant। initial rate method concentration of one of the reactant is varied। देखो ये कुछ टेक्निक दी हुई है ना, हमारे में डिटेल नहीं है ये, बस केवल नाम दे रखा है इसका, सो हम इसको जान लें थोड़ा सा। हाफ लाइफ मेथड, इन दिस मेथड वी प्लॉट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो कुछ ये मेथड है डिटरमाइन करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर को, ओके। इसके बाद देखो ये थोड़ा सा देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो ये कंसंट्रेशन ले लिया आपने सपोजड एक्स एक्सेस पे, ठीक है, और वाई एक्सेस पे आपने ले लिया dx/dt। तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन आती है तो वो 0 ऑर्डर है,
अगर आपको इस तरीके का स्लोप मिलता है तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और अगर हमारा और थोड़ा सा इस कंडीशन में मिलता है तो वो हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर है। लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो अलग अलग रेट जो ऑर्डर की रिएक्शंस हैं उनके लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशन के बीच में और रेट के बीच में। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वर्सेस टाइम की देखें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो आपने पढ़े जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, तो जीरो के लिए ये होगा, फर्स्ट के लिए ये होगा और सेकंड के लिए ये होगा। तो ये सब ग्राफिकल, देखो इससे कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे अभी कहा गया ना पीछे ग्राफिकल मेथड में, थोड़ा सा हमारे सिलेबस में हल्का सी इसी पर टच किया गया है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करो, जैसे कि अभी टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, पिछले में रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, तो ग्राफ खींचोगे और इस तरीके के ग्राफ प्लॉट होते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर देता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है, जीरो है या फर्स्ट है या सेकंड है। ये समराइज़ करेंगे इसको, तो आपने अभी इसमें आप लोगों ने पढ़ लिया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा था जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर और सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे, ठीक है। तो अभी उम्मीद है कि आपका ये एक्चुअल में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर को अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा समराइज़ कर लीजिए, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए ठीक से, क्वेश्चन जो है वो अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पर्टिकुलर पूछ लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। भगवान चाहेगा तो जल्दी हम लोगों की मुलाकात होगी।